हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रैप यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस चैनल पे हम आपके लिए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सके। वेल स्टूडेंट, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो एसएससी के अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का दैट इज फिलर्स। सो स्टूडेंट, फिलर्स आपने एग्जाम में सुना होगा, बट बेसिकली ये ऐसा सेक्शन है जो आप स्कूल टाइम से करके आ रहे हैं, जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको कुछ ब्लैंक्स दिए जाते हैं, उसमें आपको वर्ड फिल करना रहता है, राइट। बहुत ही कॉमन सा चीज है जो आप ऑलरेडी स्कूल टाइम से कर रहे हैं। अगर मैं फिलर्स की बात करूं या फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूं तो आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे वेयर अ ब्लैंक स्पेस इज प्रोवाइडेड, जहां आपको कुछ स्पेस ब्लैंक प्रोवाइड किया जाएगा एंड कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू चूज करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। ओके, यानी कि आपसे कहा जाएगा कि आप उस जो भी ब्लैंक है उसमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक करेक्ट चॉइस चूज करके वहां ब्लैंक में फिल करें। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा वो आपको चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको यहाँ कोई स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, लेट्स से कि ये कोई सेंटेंस दिया है आपको, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नीचे आपको वो ऑप्शंस दे देगा, 4 ऑप्शंस। जो ऑप्शन आपको प्रेफरेबल लगता है, जो ऑप्शन आपको लगता है कि यहाँ पर ब्लैंक में फिट जाएगा, वही आपका करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 लगता है तो आप 2 को मार्क करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ जो एग्जाम हम बात कर रहे हैं एसएससी की, तो यूजुअली जो एसएससी का एग्जाम होता है उसमें ये 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन यानी टीयर 1 की बात करें तो ये 4 से 6 मार्क्स का आएगा। क्लियर, मैंने आपको लास्ट अपने वीडियोस में बताया है कि आपका जो वोकैब सेक्शन होता है, जिसका पार्ट ये फिलर्स भी है, इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो नियर अबाउट 24 टू 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ भी फिलर्स में भी आपको जो एग्जामिनर बेसिकली जो उनका पर्पस होता है फिलर्स देने का या फिल इन द ब्लैंक्स देने का, तो यूजुअली वो आपका क्या चेक करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपका इंग्लिश ग्रामर पे कमांड कितना है। वो चेक करते हैं कि आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है वो कितनी स्ट्रांग है, आपने कितनी इंप्रूव की है, आपका कमांड इस इंग्लिश ग्रामर पे कितना बेहतर है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो वो चेक करते हैं वो है आपकी वोकैबुलरी, यानी कि सिर्फ वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वोकैबुलरी के साथ साथ यहाँ पे ग्रामेटिकल अप्रोच को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो इस पूरे फिलर्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही बात है जो मैंने अभी आपसे कही है, यानी कि फिलर्स को सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप फिलर्स वाले सेक्शंस को अच्छे से बेहतर तरीके से इसमें 100% स्कोर करें, अगर क्योंकि ये स्कोरिंग सेक्शन होता है स्टूडेंट, इजी होगा आपके लिए। स्कोरिंग सेक्शन है, बहुत इजीली आप इसमें 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 4 से 6 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रामेटिकल अप्रोच को कंसिडर करें और एक साउंड वोकैबुलरी डेवलप करें। तो स्टूडेंट, मैंने आपसे पहले भी कहा है, वोकैबुलरी के लिए आपको क्या करना है, डेली जो आपके न्यूज़पेपर्स आते हैं उनको रीड करिए। ठीक है, कोशिश करिए कि आप हर दिन न्यू वर्ड्स जो हैं वो अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करें। ठीक है, यूज न्यू वर्ड्स डेली, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई डिफिकल्ट वर्ड आया और यार ठीक है नहीं पता छोड़ दिया, बट इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट जब आप किसी नए वर्ड को एनकाउंटर करते हैं तो इंपॉर्टेंट है कि उस वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करें, और अगर वो ऐसा वर्ड है जो आपने पहले कहीं एग्जाम में देखा है तो फिर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही वर्ड्स को प्रेफर करते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते। तो ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कोशिश करिए कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप इन वर्ड्स पर ध्यान रखें, थोड़े अटेंटिवली अपना वोकैबुलरी पार्ट जो है उसे इंप्रूव करिए। ज्यादा से ज्यादा चीजें जब आप वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए रीडिंग करेंगे या फिर आप डेली न्यू वर्ड्स यूज करेंगे तो फिर आप डेफिनेटली ये सेक्शन आपका इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्योंकि इस पूरी सीरीज जो फिलर्स की बना रही हूँ, ये प्रीवियसली जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, ये प्रीवियसली आस्क्ड है। ठीक है, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी में कुछ क्वेश्चंस, खासकर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं, तो मोर प्रोबेबली
शायद इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी मिल सकते हैं, इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक जरूर देखिए। ये तो बात हो गई आपके पैटर्न क्वेश्चन की, क्या आपको इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन को करने के लिए, कितने मार्क्स का आता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ, और यहाँ जो हम आज का डिस्कशन करेंगे वो क्वेश्चन वाइज है। मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगी, किस तरीके से वो पर्टिकुलर वर्ड ब्लैंक में आएगा वो भी बताऊंगी, ताकि आपका अप्रोच यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्शन आपसे कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो डायरेक्शन है वो आपसे कह रहा है कि इन गिवन 4 ऑप्शंस में से आपको एक एप्रोप्रिएट वर्ड को चूज करना है जो कि इस ब्लैंक में फिट बैठेगा। ठीक है, जो फिट होगा इस ब्लैंक में। पढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट को कि कॉन्टेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है। चलिए, इन एंशिएंट ग्रीस women were not allowed to dash in the Olympic Games. ओके, सेंटेंस आपसे कह रहा है कि एंशिएंट ग्रीस में, यानी कि पुराना ग्रीस जो था वहां पे औरतों को अलाउड नहीं किया गया था। किसके लिए? ओलंपिक गेम्स में अलाउड नहीं किया गया था, अलाउ नहीं किया गया था। क्या मतलब हो सकता है सेंटेंस का? इसका मतलब साफ है कि women were not allowed to participate in ओलंपिक गेम्स। ठीक है, ये विमेन जो थे उन्हें अलाउड नहीं करते थे एंशिएंट ग्रीस में, शायद बहुत ही कंजर्वेटिव नेचर के रहे होंगे वहां पे लोग, और पुराना टाइम था इसीलिए ये हर जगह होता था। पहले विमेन को उतनी फ्रीडम नहीं थी, तो यानी कि वो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन आपको कंपीट दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, कंपीट का मतलब क्या होता है? टू टेक पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट, यानी किसी कॉन्टेस्ट में पार्ट करना, यही मतलब होता है पार्टिसिपेट का भी। तो अगर आप पहला ही ऑप्शन देखते तो आपको समझ में आ गया होगा कि यही मेरा करेक्ट चॉइस है, बट हम बाकी ऑप्शंस को क्यों इग्नोर करेंगे, क्यों एलिमिनेट करेंगे, वो जानना जरूरी है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कंपीट का मतलब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दूसरा वर्ड हम चलते हैं कोलाइड। कोलाइड का जनरल मीनिंग होता है टकराना, हिंदी में अगर मैं कहूं तो टकराना होता है, भिड़ना जिसे आप कहते हो। तो इट्स अ काइंड ऑफ बैंग, it is a kind of bang। ठीक है, बैंग का कहने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि जब आप किसी के साथ कंफ्लिक्ट में होते हैं, ठीक है, जब आप किसी के साथ भिड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो इसे कई सेंस में यूज किया। जैसे अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि एस्टेरॉइड्स कोलाइड कर गए हैं, तो क्या हो गया? बैंग। क्योंकि जब एस्टेरॉइड्स कोलाइड करेंगे तो वो बैंग होगा, एक आवाज जोर से आएगी। तो हम भिड़ना या टकराने के लिए कोलाइड वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया गया कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई का मतलब होता है टू ओबे, यानी मानना। ठीक है, किसी चीज को पालन करना, या हिंदी में मैं कहूं तो आज्ञा मानने के लिए, या किसी चीज को पालन करना जब हम कहते हैं तो उसी सेंस में हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ सेंस नहीं आ रहा है, ना कुछ बैंग या कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। ये ऑप्शन भी हम एलिमिनेट करेंगे, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट करेंगे। स्टूडेंट, कोप का मतलब होता है सरवाइव करना। ठीक है, टू सरवाइव, और आप कह सकते हो टू मैनेज डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स को मैनेज करना। क्लियर? सामना करना, जैसे आप हिंदी में कहते हो किसी चीज का सामना करना। क्लियर? अब आप देख रहे हो कि कोई भी इन तीनों में से कोई भी ब्लैंक में सूटेबल नहीं था, ना कॉन्टेक्सुअली ना ग्रामेटिकली। तो हमें क्या वर्ड चाहिए था जो यहां पर फिट जाए? कुछ पार्टिसिपेट से रिलेटेड चाहिए था। तो कंपीट का मतलब मैंने आपको बताया टू टेक पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट, यानी कि कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका हुआ वो कौन सा हो गया? कंपीट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कलर्स दे से हैव द पावर टू काम, पैसिफाई एंड रिलैक्स। फिर उसके बाद आपसे कहा जा रहा है दे कैन एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड, फिर आपको नीचे ऑप्शन दिए गए। अब स्टूडेंट आपको याद रखना है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि कलर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनके पास पावर है। किस चीज के लिए? वो इंसान को काम करते हैं। काम का ही एक सिनोनिम पेसिफाई भी है। अगर कोई पेसिफाइड होगा तो वो रिलैक्स्ड भी होगा। फिर यहाँ सेमीकोलन लगा के आपसे कहा गया है दे कैन एनर्जाइज, एक्टिवेट। स्टूडेंट, एनर्जी होगी तो ही आप क्या होंगे? एक्टिव होंगे।
आप एक्टिवेट होंगे। यानी यहां आप देख रहे हो हमको एंड दिया गया है। कंजंक्शन का रूल है स्टूडेंट्स की जब एंड आपको दिया जाता है तो हम एंड के बाद कोई सिमिलर आइडिया वाला वर्ड ही चूज करते हैं, बिकॉज एंड हमेशा आपको सीरीज उसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो आपको सिमिलर आइडिया ही रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं आई लव कुकीज, ठीक है, और अगर मुझे एंड लगाना है यहां पे तो मैं अगर ऐसा लिख दूं बिस्किट्स, तो अब ये क्या मतलब हो जाएगा, इन दोनों को मैं सिमिलरली यूज कर रही हूं। मैं कह रही हूं कि मुझे कुकीज भी पसंद है और मुझे बिस्किट्स भी पसंद है। क्लियर हुआ? यानी यहां ब्लैंक में आने वाला वर्ड इनसे रिलेटेड होना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वर्ड आपको दिया है इनविगोरेट। ओके, सो बेसिकली इनविगोरेट का मतलब होता है टू गिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ कैसे आएगी, एनर्जी से, यानी कि ये वर्ड एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब ये किससे रिलेटेड हो गया, एनर्जाइज से रिलेटेड हो गया। तो अभी तो हमें क्लियर हो रहा है कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, बाकी को एलिमिनेट कर लेंगे, उसके बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑप्शन वाकई में यहां पर ब्लैंक में आएगा। इन्वॉल्व का मतलब आपको पता है, टू बी इंक्लूडेड या टू बी एसोसिएटेड हम कहते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड बोलने के लिए आप किसी चीज से एसोसिएटेड हो यानी इन्वॉल्व हैं आप। ठीक है, वैसा बोलना यानी शामिल करना हम हिंदी में कहते हैं। इंटरेस्ट आपको पता है, इंटरेस्ट का मतलब जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो या फिर आप किसी चीज के लिए अपना कंसर्न दिखा रहे हो। ठीक है, इसको इंटरेस्ट आप पैसे पर जो इंटरेस्ट लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, उसके लिए भी यूज किया जाता है। एनरेज का मतलब होता है एंगर यानी कि गुस्सा। अब क्योंकि इनमें से कोई भी वर्ड इन दोनों से रिलेटेड नहीं है, यानी ना एनर्जाइज से रिलेटेड है ना एक्टिवेट से, तो ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए और आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया इनविगोरेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड भी है क्योंकि काफी बार एग्जाम में ऑलरेडी आस्क्ड है, तो इस वर्ड पर ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है। इनविगोरेट आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथफुल यानी फुल ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, टुडे डैश सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विथ एसिड रेन। आपको सेंटेंस पढ़ के मीनिंग क्लियर हो चुका है। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो क्या कर रहे हैं, अर्थ को पॉइजनिंग कर रहे हैं। ठीक है, जहरीला कर रहे हैं, किससे, एसिड रेन से। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया है कॉस्मोपॉलिटन। तो स्टूडेंट कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है समथिंग ग्लोबल आप कहिए, या इसके लिए जो सबसे करेक्ट वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज वर्ल्ड वाइड, यानी कोई चीज जो ग्लोबली प्रेजेंट हो। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज में जो चीज मेनी डिफरेंट कंट्रीज में जो प्रेजेंट हो उसके लिए यूज करते हैं। डेवलपिंग और ग्रोइंग एक ही मीनिंग कैरी करते हैं स्टूडेंट। डेवलपिंग का मतलब ही ग्रोइंग होता है, ग्रोइंग का मतलब ही डेवलपिंग हुआ, यानी कि जब कोई चीज एडवांस स्टेज पे पहुंच रही हो। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, अगर मैं ये कहूं कि इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखिए इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, डेवलप इंडस्ट्रीज, टू डेवलप इंडस्ट्रीज ऑन अ वाइड स्केल, यानी ज्यादा तादाद में इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। अब हमें यहां पे अगर हम लेते हैं टुडे ग्लोबल या कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी हम नहीं कह सकते। ठीक है, वो कॉन्टेक्सचुअली वहां पर सही नहीं जा रहा है। वी नीड अ वर्ब इन थर्ड फॉर्म जिससे कि आपका ये पूरा कॉन्टेक्स्ट सही जाए। तो क्या आ जाएगा, डेवलपिंग सोसाइटी नहीं कर सकते, ग्रोइंग सोसाइटी नहीं कर सकते। एसिड रेन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो वर्ड आपका ब्लैंक में करेक्ट जाएगा दैट इज इंडस्ट्रियलाइज्ड, यानी कि ज्यादा तादाद में इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की होने की वजह से जो सोसाइटी है, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है जिसने इंडस्ट्रीज डेवलप की है, वो लिटरली क्या कर रहे हैं, अर्थ को पॉइजन कर रहे हैं, किससे, एसिड रेन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड that I have not been dash in doing whatever was needful for building up their character। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को क्योंकि यहीं पे आपका क्लू है। I am quite sad, मैं बहुत satisfied हूं, that I have not been dash, कि मैं किसी चीज में नहीं इन्वॉल्व था जो
उसके कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा था, मतलब वो उसको कुछ ऐसा बोलना है, हमें यहाँ पे ऐसा कुछ वर्ड चाहिए जो नेगेटिव हो, जिससे कि आप ये कहना चाहते हैं कि थैंक गॉड कि मैंने उसके बुरे के लिए कुछ नहीं किया है, ठीक है, आपने उसके अच्छे के लिए कुछ किया है। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। पहला वर्ड आपको दिया है नेग्लिजेंट। स्टूडेंट, नेग्लिजेंट का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं केयरलेस, या फिर आप कह सकते हो फेलियर टू यूज द केयर, राइट। डिवोटेड का मतलब आपको पता है, जहां पे आप, हम अगर मैं कहूं कि मैं बहुत ज्यादा डिवोटेड हूं किसी चीज के लिए, मतलब मैं बहुत ज्यादा लॉयल हूं, बहुत ज्यादा फेथफुल हूं, ठीक है। केयरिंग का मतलब आपको पता ही है, किसी के लिए अगर आपका कंसर्न है तो हम उसके लिए केयरिंग वर्ड यूज करते हैं। अफेक्शनेट का मतलब होता है लविंग। अब मुझे, मैंने आपसे कहा क्योंकि यहां लिखा आई हैव नॉट बीन, मुझे यहाँ पे ऐसे क्योंकि नॉट लगा दिया तो यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड चाहिए होगा जो इस कॉन्टेक्स्ट को क्लियर कर सके। हम क्या यूज कर, आई हैव नॉट बीन डिवोटेड, नहीं, फेथफुल इन डूइंग वॉट एवर वॉज नीडफुल, तब तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका कॉन्टेक्स्ट ही कॉन्ट्रडिक्शन में चला गया। आई हैव नॉट बीन केयरिंग इन डूइंग, नहीं आ सकता, ठीक है। एफेक्शनेट का भी जब पॉजिटिव हट जाएगा, ये ऑप्शन हट गए, बचा आपका क्या, नेग्लिजेंट। अब आप क्या कह रहे हो, मैं सेटिस्फाइड हूं कि मैं उस फेलियर या उसके केयरलेसनेस में इन्वॉल्व नहीं था जो जरूरी थी उस कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। मतलब वो नेग्लिजिबल नहीं था, उसने नेग्लेक्ट नहीं किया, उसने इनफैक्ट उसको सपोर्ट किया। तो नॉट लगने की वजह से स्टूडेंट वहां पर हमें कुछ ऐसा चाहिए जो नेगेटिव दिखाए, पर ये पूरा कॉन्टेक्स्ट आपका पॉजिटिव है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ली चैपलिन्स rise to fame paralleled the dash growth of Hollywood movies in the first decades of the country. Okay, यहां पे ध्यान रखिए क्या कहा गया है, चार्ली चैपलिन्स राइज, उस चार्ली चैपलिन का यहाँ पर राइज कहने का मतलब यहाँ पे कि वो ग्रो कर रहे थे, उनके कॉमेडीज जो थी वो ग्रो हो रही थी, टू फेम, फेम की तरफ जा रहे थे, फेमस हो रहे थे। पैरेलल्ड, दी, पैरेलल्ड मतलब साथ साथ में चला, किसके साथ में चला है, ग्रोथ ऑफ हॉलीवुड मूवीज। ओके, स्लगिश का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, इनएक्टिव। अब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें यहां कुछ ऐसा चाहिए जो इस ग्रोथ को कंसिडर कर सके। एक्सप्लोजिव दिया है, अब ऐसे तो एक्सप्लोजिव का मतलब होता है कुछ बर्स्ट कर जाना, लेकिन हम इसको और भी कई सेंस में यूज करते हैं। आप इसको आउटबर्स्ट करने के लिए जरूर बोल सकते हैं, लेकिन साथ में हम वॉलेटाइल बोलने के लिए भी यूज करते हैं। वॉलेटाइल ऑल्सो जो बर्स्ट कर सके, बट यहां पर आपको कंसिडर करना होगा कि वो मीनिंग क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्रोग्रेसिंग आपको पता है, प्रगति दिखाना, जिसे हम प्रगति कहते हैं हिंदी में, यानी कि अगर मैं कहूं तो मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। डिलेड का मतलब हुआ देरी या डिले हो जाना। अब आपको ये पता है कि हम इसको देरी के लिए यूज करते हैं। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इस ब्लैंक में इस ग्रोथ के अकॉर्डिंग फिट जाए। स्लगिश नहीं जा सकता, स्लगिश ग्रोथ था ही नहीं क्योंकि पैरेलल बोलना है आपको। प्रोग्रेसिंग वर्ड यहाँ पे, क्योंकि आप वर्ड जो है वो सही है लेकिन इसका फॉर्म गलत दिया हुआ है, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इस ब्लैंक में, अब आप देख रहे हो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है जो कि यहाँ पे फिट नहीं जाएगा। हमें इसको कंसिडर करने के लिए अब जो हमारा एक ऑप्शन बचता है दैट इज डिलेड का ऑप्शन नहीं आ सकता था क्योंकि वो एकदम ऑपोजिट आपको बता रहा है। स्लगिश नहीं आ सकता क्योंकि ये भी कॉन्ट्रडिक्टरी है। प्रोग्रेस, पैरेलल दी प्रोग्रेस ग्रोथ, अगर अब ऐसा कुछ दिया होता तो हम कंसिडर कर सकते थे, बट क्योंकि ये प्रोग्रेसिंग दिया हुआ है, फॉर्म गलत है, हम वर्ब इन आईएनजी फॉर्म कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए ये गलत हो गया और आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया वॉलेटाइल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें ग्रामर का अप्रोच भी कंसिडर करना होता है और वोकैबुलरी भी कंसिडर करनी होती है। ये दोनों एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है जब आप फिलर्स या फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। It is hard to conceive of a more dash route than the one that this determined traveler chose to follow. ठीक है, ध्यान से हमने सेंटेंस पढ़ लिया। It is hard to conceive of a more dash route than the one that this determined traveler chose to follow. Okay, हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है it is hard to conceive. Conceive का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? To devise या to plan something. ठीक है, या तो हम कहते हैं टू डिवाइस समथिंग और टू प्लान समथिंग।
इट इज हार्ड टू, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, इट इज हार्ड टू डिवाइस और टू प्लान ऑफ अ मोर डैश रूट, ठीक है, ऐसे रूट की बात कर रहे हैं, देन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, द वन दैट दिस डिटरमिन्ड ट्रेवलर, जो इस डिटरमिन्ड ट्रेवलर ने रूट फॉलो किया है। तो कैसा रूट फॉलो किया उसने, अभी आपने कहा है कि भाई वो प्लान या डिवाइस जो भी आप वो कर रहा है, वो जो बहुत मुश्किल है काम वो कर रहा है, वो रूट ले रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, स्टिमुलेटिंग का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, हमने अभी पीछे एक वर्ड देखा था इनविगोरेटिंग, वो ही इसका मतलब है, मतलब इनविगोरेट मतलब स्ट्रेंथ देना किसी को, या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं टू एनकरेज समथिंग, ठीक है भाई, एनकरेज करना या उसको एक्सिलरेट करना, हम ऐसा कह सकते हैं। डैशिंग मतलब आपको पता ही है, अट्रैक्टिव या जॉन्टी दिखना, ठीक है, अट्रैक्टिव वर्ड आपको पता है, ठीक है, अट्रैक्टिव के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड मैंने अभी आपको बोला है, JAUNTY, ये याद रखिएगा, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डॉन्टिंग आपको पता है, डॉन्टिंग का मतलब होता है हिम्मत तोड़ना, ठीक है, सो दिस इज हिम्मत तोड़ना, यानी कि किसी को क्या करना, डिस्करेज करना, ठीक है। और प्रोवोकिंग का मतलब होता है किसी को उत्तेजना बढ़ाना, मतलब किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट या एनॉय करना, ठीक है, कॉज एनॉयंस, ओके, ये मैंने आपको मीनिंग। अब आप देखिए यहाँ पे, इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर, क्या ऑप्शन हमारा आएगा जिससे कि ये वर्ड सही हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डिस कंसीव ऑफ अ मोर डैश रूट देन द वन दैट इज, हम यहाँ पे एकदम इसने कैसा चूज किया है, वो जो लोग नहीं चूज करते, यानी लोगों की हिम्मत तोड़ी, उसने डिस्करेज किया है, क्या बढ़ जाएगा आपका, डॉन्टिंग। क्लियर हो गया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, आप बहुत इजीली इन वर्ड्स को कंसिडर कर सकते हैं, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ऑप्शन में किस तरीके से हमें कॉन्टेक्सुअली इन वर्ड्स को यूज करना है, ठीक है। इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर डॉन्टिंग रूट, ठीक है, देन द वन दैट दिस डिटरमिन्ड ट्रेवलर चोज टू फॉलो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमा दास दी रिजाइनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर, स्प्रिंटर का मतलब होता है एथलीट, और खैर आप लोग सभी इस पोर्शन को जानते हैं, ठीक है, तो आपको यहां आइडिया होगा। हु डैश द नेशनल रिकॉर्ड वन द गोल्ड इन फेडरेशन कप, ओके। अब आपको ऑप्शन में दिया है होल्ड्स, कीप्स, प्लेज और कैच। होल्ड का मतलब होता है टू मेंटेन अ पोजीशन, ठीक है। कीप का मतलब आपको पता ही है, टू रिटेन समथिंग और टू हैव समथिंग, ठीक है। प्लेज का मतलब खेलना, अम्यूजमेंट। गैट्स का मतलब क्या हुआ, ये हम पिस्टल या रिवॉल्वर के लिए यूज करते हैं, खैर इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आप ध्यान से देखो क्या कहा है, हिमा दास दी डिजाइनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर हु डैश दी नेशनल रिकॉर्ड, जिसने नेशनल रिकॉर्ड लिया था, तो कीप्स नहीं कह सकते, ये भी नहीं आ सकता, ये उसने होल्ड किया था, उसने वो पोजीशन मेंटेन की थी, कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, होल्ड। हु होल्ड्स द नेशनल रिकॉर्ड, जो उसने नेशनल रिकॉर्ड होल्ड किया था, जिसने मेंटेन की थी वो पोजीशन, उसने क्या किया, फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड जीता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग डिटेल डेलिब्रेशन द मीटिंग हैज बीन डैश टिल नेक्स्ट वीक, यानी कि डिटेल डेलिब्रेशन को कंसिडर करते हुए जो मीटिंग है उसे अगले हफ्ते तक प्रपोज कर दिया गया है, एडजर्न कर दिया गया है, रिव्यूड कर दिया गया है, या कैंसल्ड कर दिया गया है। अब आपको देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको रिव्यूड और प्रपोज, बिल्कुल गलत, प्रपोजल होगा ही नहीं, क्योंकि इस मीटिंग को सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि अगले हफ्ते तक कहा गया, अगले सप्ताह तक, कैंसिल नहीं किया जा सकता, कैंसिल का मतलब होता है वो होगा ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब उस पूरी आइडिया को ही वो छोड़ रहे हैं, तो ये वर्ड तो नहीं आ सकता, गलत, ठीक है। उसके बाद रिव्यू करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इवेलुएट करना, तो यहाँ इवेलुएशन की बात तो हुई नहीं है, ठीक है। एडजर्न का मतलब स्टूडेंट होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस ऑप्शन की तलाश में थे, हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, एडजर्न।
प्रपोज का मतलब आपको पता ही है, किसी आइडिया को आगे रखना, ठीक है, या फिर किसी को कुछ चीज हम कह सकते हैं सजेस्ट करना। बाकी सब गलत। हमें यहाँ पे टिल नेक्स्ट वीक बोला, यानी अगले सप्ताह तक उसे डिले कर दिया गया है। तो क्या आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? एडजर्न्ड। याद रखिएगा, आपने सुना होगा जो कोर्ट में कहा जाता है, द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल द नेक्स्ट डेट। तो जब तक नेक्स्ट डेट नहीं आती तब तक के लिए पोस्टपोन्ड है, डिले कर दी गई है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। In order to dash to a new place, you may need to adjust to the ways of that culture. In order to dash to a new place, किसी नई जगह की बात हो रही है। You may need to adjust, एडजस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। ओके, एडहेयर का मतलब क्या होता है? स्टिक, ठीक है, चिपके रहना, अटैच रहना। इन ऑर्डर टू अटैच टू अ न्यू प्लेस नहीं हो सकता, ठीक है। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? गोद लेना, टू टेक अप समथिंग। तो हम ऐसा भी कुछ नहीं करें। इन ऑर्डर टू एडॉप्ट टू अ न्यू प्लेस, एडॉप्ट टू नहीं होता है। अवॉइड टू अ प्लेस बिल्कुल ही गलत हो गया, मतलब आप किसी चीज से अवे होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। एडाप्ट का मतलब होता है खुद को उस चीज के लिए क्या बोल सकते हो आपकी, मतलब मॉडिफाई करना, ठीक है। एडाप्ट मतलब इन ऑर्डर टू एडॉप्ट टू अ न्यू प्लेस, मतलब खुद के अंदर कुछ बदलाव ला। एडाप्टेशन आपने साइंस में पढ़ा होगा। एडाप्टेशन जो है वो एक फिनोमेना है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर या प्लेस के अकॉर्डिंग खुद के अंदर कुछ बदलाव लेकर आते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे कि अभी ठंडी का मौसम होता है तो आप स्वेटर्स पहने लगते हो। आपने क्या किया? स्वेटर्स उस टेम्परेचर के हिसाब से खुद की बॉडी को एडाप्ट किया है। स्वेटर्स पहन के आप खुद को जो है हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? तो एडाप्ट मीन्स टू मॉडिफाई, टू ऑल्टर समथिंग। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया दैट इज डाप्ट, ठीक है। इन दो वर्ड्स में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, वो याद रखना है। ये होता है गोद लेना, ये होता है मॉडिफाई या ऑल्टर करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। द रोड्स एट 15,000 फीट आर नॉट इजीली नेविगेबल एंड देयर एयर इज डैश एंड फ्रीजिंग। अब थोड़ा सा यहाँ पे अपना कॉमन सेंस आपको यूज करना है। कितने फीट की बात कर रहे हैं हम? 15,000, यानी ऊपर बढ़ रहे हैं। ऊपर बढ़ने से क्या कहा जा रहा है? वहां एयर जो है वो नेविगेबल भी है और साथ में फ्रीजिंग है, मतलब ठंडी ज्यादा हो रही है। क्या हो सकता है? इंटेंसिफाइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इमेंस, जहां पर कोई चीज बहुत ज्यादा इंटेंस हो। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है? एक हाई लेवल की बात करना, ठीक है, टू अ हाई लेवल। एक्सॉल्टेड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है, इट्स अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ओके, हैप्पीनेस। एंड रेयरिफाइड का मतलब होता है लेस डेंस, ठीक है। डेंस आपको पता है जहां पे घना होता है तो घना डेंस, लेकिन लेस डेंस मतलब रेयरिफाइड। अब फ्रीजिंग हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हवा जो है, एयर जो है, जितना ऊपर आप बढ़ोगे उतना ज्यादा क्या होता है? रेयरिफाइड, यानी लेस डेंस होता जाएगा और इसी वजह से वहां फ्रीजिंग ज्यादा होती है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप इजिली इनको एलिमिनेट कर कर अपना करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और हमें पता है कि क्यों आएगा, बिकॉज रेयरिफाइड का मतलब होता है लेस डेंस। रेयर मीन्स कम, उसी से आपको याद रखना है, लेस डेंस बोलने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में मैं और वर्ड्स और फिल इन द ब्लैंक्स के साथ लेकर आऊंगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।